नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है। राज्य के शासन काल में जो विकास पुरुष अपने को बताते हैं कि यहाँ 94 लाख परिवार, 34% बिहार की आबादी, ये बिल्कुल ही गरीब है और 3,000 रुपये महीने, 4,000 रुपये महीने, 6,000 रुपये महीने में ये परिवार अपनी ज़िंदगी चलाता है। तो बिहार विधानसभा में इसको लेकर के बहसें हुई। हम लोग की पार्टी के द्वारा ये मांग की गई कि ये 94 हो, ड्रेस का हो, सर ये बिल्कुल आपको फ्री है 8वीं तक। मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। सीधे तौर पे ये हम उसको ग्रेजुएशन तक की बात कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन तक शिक्षा फ्री देंगे चंपारण की सोसाइटी को। तो जो मुसहर परिवार है, जो दलितों में कमज़ोर हैं, जिनके घर में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो अति पिछड़े हैं, जिनके घरों में पढ़े लिखे बहुत लोग नहीं हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप फर्नीचर उद्योग चलाइए, आप बिस्कुट बनाइए, आप जो है कृषि यंत्र बनाइए, आप गारमेंट का कार्य करिए, आप अगरबत्ती बनाइए। और आप सोच लीजिए, वो हो सकता है कि कोई जोड़ जाड़ के बना ले, लेकिन उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। सरकार चाहे किसी भी दल के हो या किसी भी महागठबंधन के, चुनाव तो आते हैं और प्रत्येक साल जीतने के बाद भी वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों का बदला या उन वादों से बदलाव क्षेत्र में नहीं दिख पाता है। एक तो वादे पूरे हो नहीं पाते हैं, दूसरे वादे हमारी सरकार कर लेती है। क्या सिर्फ वादे ही वादे होंगे या उनको पूरा भी किया जाएगा? चलिए, इसी बीच हम सिकटा विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं और मेरे साथ विधायक जी जुड़े हुए हैं, जो भाकपा माले के एक्टिव मेंबर हैं। इस बिहार में सबसे ज़्यादा यदि सुर्खियों में बने रहते हैं तो यही हैं। तो इससे बातचीत हम लोग करेंगे, खासकर 21 तारीख को जो पूरा भारत बंद हुआ था, इस पर भी, और कई सारे मुद्दे हैं खासकर जो भी सुर्खियों में बना हुआ है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, आते ही रहते हैं। एक मुद्दा, एक समस्या का हल नहीं होता है तो दूसरा उत्पन्न हो जाता है। सीधे हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ चैनल में। सर, आपका एक अभियान था कि हक दो वादा निभाओ। सर, मैं पूछना चाहूँगा, यह निशाना किधर है? आप किस वादे की बात कर रहे हैं और किस हक पर आप डटे हुए हैं? शुक्रिया रईस साहब, धन्यवाद सर। और आपके वेब इंडिया न्यूज़ को, आपने ये जो है बहुत ही आज का बिहार का ज्वलंत मुद्दा है। जो सरकार जो भी वादा कर रही है, बिहार की सरकार और केंद्र सरकार भी, वो वादा पूरा नहीं होता है, वो जुमले के रूप में बदल जाता है। तो बिहार में आप सभी जानते हैं कि जातीय गणना हुई और जातीय गणना के क्रम में ये बात सामने आई कि 94 लाख परिवार जो हैं बिहार में, वो 6,000 प्रति माह की आमदनी से कम में गुजारा करते हैं। इतनी भयानक गरीबी है। ये एक तरह से जो बिहार में नीतीश की सरकार के बारे में जो प्रचार चलता रहा है कि ये विकास की सरकार है, ये सुशासन की सरकार है, तो इसका भी एक तरह से पोल खोल रहा है कि ये कैसा विकास हुआ कि नीतीश जी के ये 18 साल से ऊपर के राज्य के शासन काल में जो विकास पुरुष अपने को बताते हैं कि यहाँ 94 लाख परिवार, 34% बिहार की आबादी, ये बिल्कुल ही गरीब है और 3,000 रुपये महीने, 4,000 रुपये महीने, 6,000 रुपये महीने में ये परिवार अपनी ज़िंदगी चलाता है। तो बिहार विधानसभा में इसको लेकर के बहसें हुई। हम लोग की पार्टी के द्वारा ये मांग की गई कि ये 94 लाख जो परिवार हैं, उनकी गरीबी ख़त्म करने के लिए सरकार समग्र तौर पे योजना बनावे। तो उसमें एक जो बात आई कि इसमें जितने परिवार हैं, ये 94 लाख परिवार, इनको रोजी रोजगार की गारंटी की सरकार व्यवस्था करे। सर, राशन तो मिल रहा है फ्री का? ये फ्री राशन वाली बात आप पर हम आएंगे, लेकिन पहले ये बात समझ लें कि बिहार में 34% लोग गरीब हैं और इनकी गरीबी ख़त्म
करने की बात है कि ये गरीबी कैसे ख़त्म होगी। ये गरीबी ख़त्म करने के लिए जो बात भाकपा माले के द्वारा आई कि आप भूमि सुधार करें, और जो ज़मींदार लोग यहाँ ज़मीन को हड़प के रखे हुए हैं, भूमि आयोग की सिफारिश ने भी ये बताया था, डी बंदोपाध्याय आयोग ने, कि बिहार में 21 लाख एकड़ जो ज़मीन है वो 21 लाख एकड़ ज़मीन ज़मींदारों के द्वारा, चीनी मिल मालिकों के द्वारा, भू माफियाओं के द्वारा हड़प के रखा गया है। तो इसका बंटवारा होना चाहिए। जो गरीब हैं और उनकी वास भूमि नहीं है, वैसे गरीबों को वास भूमि जो है 10 मिल देना चाहिए। ये सिफारिश उसने की थी। बटाईदारों के लिए उसने सिफारिश की थी कि सरकारी जो सुविधा है वो बटाईदारों को मिलनी चाहिए। किसानों को जो सुविधा दी जाती है वो असल में आज की तारीख में बटाईदार ही किसान हैं, तो उनको वो सुविधा मिलनी चाहिए। और इसी ढंग से तमाम तरह की सिफारिश भूमि के मामले में उन्होंने की थी। और ठीक उसी ढंग से हम समझते हैं कि ये गरीबी ख़त्म करने के लिए तो पहली शर्त है कि भूमि सुधार हो। जिनके पास आवासीय भूखंड नहीं है उनको दिया जाए। ठीक इसके साथ साथ जो अपने बच्चों को गरीब लोग नहीं पढ़ा पाते हैं तो उनकी फ्री शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार सर की तो है शिक्षा व्यवस्था सर तो है। अपने बिहार की बात करें, बुक्स फ्री देती है सरकार, भोजन भी मिलता है और भी प्रोत्साहन राशि जो उनको मिलता है, चाहे छात्रवृत्ति हो, ड्रेस का हो, सर ये टोटल आपको फ्री है 8वीं तक। मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। सीधे तौर पे ये हम उसको ग्रेजुएशन तक की बात कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन तक शिक्षा फ्री होनी चाहिए। 34% परिवार जो हैं उन परिवारों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए, उनके इलाज फ्री होने चाहिए, बिजली बिल उनके फ्री होने चाहिए, और भूमि सुधार होने चाहिए, रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। सर मैं आपको सर सुनिए, पहली बात हमारी सुन लीजिए। जो हम ये कहना चाहेंगे, लेकिन सरकार ने एक फिर से जुमलेबाजी की, और उसने जुमलेबाजी किया कि हम ये सब काम नहीं करेंगे बल्कि हम गरीबों को 2-2 लाख रुपया दे देंगे, और 2-2 लाख रुपया दे देंगे, इससे वो रोजी रोजगार करेंगे। अब आप भी बनेंगे करोड़पति। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है परफेक्ट एंटरप्राइजेस, जहां आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की दी जाती है विशेष प्रकार से सुझाव। यहां आपको सभी प्रकार के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस की दी जाती है। सबसे अच्छी सुविधा, यहां आपको पिच डेक, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी कंप्लायंस, MSME रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की दी जाती है आपको विशेष सुविधा। परफेक्ट एंटरप्राइजेस आपको इंडिया के सबसे तेज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, DTDC कुरियर सेवा, इंडिया पोस्ट, DHL शिपिंग सेवा, डिलीवरी, एक्सप्रेस फीस, ई-कॉम एक्सप्रेस जैसे इंडिया के किसी भी जगह आप अपना कुरियर परफेक्ट एंटरप्राइजेस के माध्यम से सबसे तेज भेज सकते हैं। अब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे अच्छी सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। यहाँ आपको सहज वसुधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, जैसे आप अपना किसी भी प्रकार बिल पेमेंट जमा करा सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, बैंकिंग, सरकारी सुविधा, रिचार्ज की सुविधा, अकाउंट में पैसे भेजना, लोन की सुविधा, बीमा प्रीमियम पेमेंट, स्कॉलरशिप, पैन कार्ड, इंटरटेनमेंट, OTT, माइक्रो ATM, ट्रैवल सर्विस, इंश्योरेंस समेत संपूर्ण ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य की सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। परफेक्ट एंटरप्राइजेस का पूरा पता है HDFC बैंक कैंपस हरिनगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, जिसके प्रोपराइटर है असद खान, जिनका मोबाइल नंबर 7319975603। तो ये 2-2 लाख रुपए जो देने की बात आई है, तो उसके लिए उन्होंने शर्त रखा है कि वैसे लोगों को मिलेगा जो 6,000 से कम आमदनी वाले हैं। ये बुनियादी बात है। तो उनके आय प्रमाण पत्र के लिए जब गरीब जा रहे हैं प्रखंड अंचल कार्यालयों में, तो उनको अंचलाधिकारी जो है वो कह रहे हैं कि आपको 1 लाख से कम का नहीं मिलेगा, 1.5 लाख से कम का नहीं मिलेगा, और इस ढंग से वो ऑनलाइन आवेदन के जरिए उन आवेदन देते हैं, और जब उनको आय प्रमाण पत्र मिलता है तो ज़्यादा का मिलता है। लेकिन जब वो 2 लाख रुपए की सूची जब सामने आ रही है, तो वो सूची में जैसे अपने ज़िले में 1600 लोगों को मिला, कहीं 1800 है, कहीं 2400 है, हर ज़िले की अपनी स्थिति के हिसाब से।
तो ये पहली किस्त जारी हो चुकी है, जो 25 फरवरी तक उसका आवेदन का अंतिम डेट था। तो ये पहली किस्त में लोगों को 50-50 हज़ार रुपये मिले हैं। तो ये किन लोगों को मिले हैं? उसमें तो कोई भी 6,000 से कम वाला नहीं है आमदनी वाला। ये सारे के सारे लोग जो हैं वो एक तरह से समाज के चालू पुर्जा लोग हैं और समाज के विभिन्न गतिविधियों में ब्लॉक, थाना, इर्द गिर्द इन तमाम चीज़ों से जुड़े रहते हैं। लेकिन जिन गरीबों के लिए कहा गया कि ये 6,000 से कम आमदनी जिनकी मासिक है उनको हम देंगे, उनको तो नहीं मिल रहा है। तो हमारी ये हक तो वादा निभाओ का पहला ये मांग है कि आपने कहा कि हम सभी 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया देंगे, तो दीजिए। और सभी का आय प्रमाण पत्र जो है बनाने की भी ज़रूरत नहीं है एक तरह से, क्योंकि आपके पास तो लिस्ट है, आपने तो सर्वे कराया है कि हमारे पास 94 लाख लोग ऐसे हैं हमारे बिहार में जो 6,000 से कम में जिंदा रहते हैं, तो आप ऐसे दीजिए। और यदि आप अभी इस पर नहीं सोच पा रहे हैं तो सीधे तौर पे आप देना नहीं चाहते हैं, जो आपको इस तस्वीर में सामने आ रहा है कि अभी जो अलॉट हुआ है उसमें आमतौर पे 6,000 से कम वाले नहीं हैं। दूसरी बात हम इसमें कहना चाहेंगे कि इसमें सरकार ने पशुपालन नहीं रखा है। अब आप सोच सकते हैं, आप यहाँ की सोसाइटी को ही देखें, चंपारण की सोसाइटी को, तो जो मुसहर परिवार है, जो दलितों में कमज़ोर हैं, जिनके घर में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो अति पिछड़े हैं, जिनके घरों में पढ़े लिखे बहुत लोग नहीं हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप फर्नीचर उद्योग चलाइए, आप बिस्कुट बनाइए, आप जो है कृषि यंत्र बनाइए, आप गारमेंट का कार्य करिए, आप अगरबत्ती बनाइए। और आप सोच लीजिए, वो हो सकता है कि कोई जोड़ जाड़ के बना ले, लेकिन उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे? मार्केटिंग के लिए तो आपको कुछ सूझबूझ वाला आदमी चाहिए। तो सरकार ने जानबूझ करके सभी गरीबों को छांट देने के लिए उसमें पशुपालन नहीं रखा। यदि पशुपालन रहेगा तो कोई मुसहर भी अपना पशुपालन का काम कर लेगा। कोई आपको दलित गरीब, एकदम अत्यंत गरीब है, उसके घर में पढ़े लिखे भी नहीं है, वो भी कर लेगा। हर तरह के गरीब कर सकते हैं। तो 75% लोग जो ऐसे काम कर सकते थे, जो ये 2 लाख रुपए वाली योजना है, तो आपने पहले ही 75% लोगों को छांट दिया। बाकी जो गरीबों को तो मिल नहीं रहा है, वो आप जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो ये जुमलेबाजी नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सभी जगह आय प्रमाण पत्र के लिए पूरे बिहार में 22, 23, 24 को, अभी अगस्त को लोगों ने प्रदर्शन किया है। और पहला काम है कि आय प्रमाण पत्र आप 6,000 से कम का दें, जो गरीब है, भूमिहीन है, उनको दें। और दूसरी तरफ ये हम लोग आगे के चरण में करेंगे कि वो सभी गरीबों को जिनको आय प्रमाण पत्र मिल रहा है, वो सभी गरीब जो है वो 2 लाख रुपए के लिए आवेदन करेंगे और सरकार उनको दे और जुमलेबाजी बंद करे। सर, 21 तारीख को पूरा SC ST भारत बंद किए थे, कहीं पर लाठी भी चार्ज हुआ। रिजल्ट क्या आएगा अब जस्ट इसको हम लोग भी देखेंगे। तो सर, जो कोटा के अंदर, कोटा आरक्षण के अंदर जो आरक्षण दी जा रही थी, इसको सर लेकर आप चूँकि क्या दिक्कत है? सरकार भी चूँकि जानती हैं ऐसे SC ST लोग हैं जो पहले से उनकी आर्थिक स्थिति सही हो गई है, अब उनको दिया जाए जिनकी दयनीय स्थिति काफ़ी ख़राब है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, जिस रूप से हो। सर इसके लिए आप लोग बंदी किए थे, क्या वजह है, क्या मांग है आपकी? पहली बात तो इसमें एक बात है, सीधे तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से भाजपा की जो साजिश है वो आरक्षण को ख़त्म करने की है। तो पहला तो ये हम लोग इसका विरोध करते हैं। दूसरी उसमें बात है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर विश्लेषित करने का, ये अपने आप में बिल्कुल गलत है। जब कोई चीफ मिनिस्टर भी कहीं जा रहा है किसी मंदिर में, तो उस मंदिर को धुलवाया जा रहा है। जीतन राम मांझी जी चीफ मिनिस्टर थे और मंदिर धुलवाया गया सीतामढ़ी में। कहीं जोगी जी से की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव की जो कुर्सी है उसकी पूरी आपको गंगा जल से सफाई होती है, पूरे उनके ऑफिस की सफाई होती है। तो जहाँ इस ढंग से भेदभाव है, वहाँ ये आर्थिक रूप से आरक्षण को करने की जो बात है, ये पूरे तौर पे सामाजिक न्याय की हत्या की तरह है। और इसमें सीधे तौर पे
एक जो कोटा में कोटा की बात की जा रही है, तो ये कोटा में कोटा की बात की, जैसे आप अपनी सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं, जैसे मुसहर समाज है, तो वो दलित का हिस्सा होते हुए भी बहुत आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में नहीं है। मात्र 0.26% उस समुदाय से लोग नौकरियों में हैं। तो अब ये सोचने की बात है कि विकास नीतियों में कमजोरी है कि आरक्षण में कमजोरी है, आरक्षण के जो नियम है, कानून है, उसमें कमजोरी है। तो समग्र तौर पे सरकार की विकास नीतियों में समस्या है कि अभी भी आज़ादी के 77 साल बाद 78वें साल में हम लोग हैं, तो आज़ादी के 77 साल बाद भी दलितों का हिस्सा जो है, जो मेस्तर है, भुइयाँ है, जो मुसहर है, बिहारी सोसाइटी के हिसाब से, अन्य राज्यों के हिसाब से दूसरे और अन्य समुदाय हैं, तो ये क्यों पिछड़ गए? तो ये पिछड़ने की जवाबदेही तो पूरे तौर पे सरकार जो भी रही है, केंद्र की सरकार रही है, उन तमाम सरकारों की है, राज्य सरकारों की रही है। तो इन नीतियों पर आपको विमर्श करना और उनके लिए समग्र विकास के रास्ते खोजना, कैसे वो भी आरक्षण का लाभ ले सकेंगे, ये ज़रूरी है कि आरक्षण को ही ख़त्म कर देना ज़रूरी है। तो ये तो आरक्षण को कोटा में कोटा की बात करके आरक्षण को ख़त्म करने और दलितों में भी कैसे फूट डाल दी जाए। जैसे एक ज़माने में बिहार में दलित महादलित करके और दलितों में फूट डालने की पूरी कोशिश की गई। तो ये हम समझते हैं कि ये सारा तौर पे खेल है जो अभी संविधान बचाने की जो लड़ाई चल रही है, जिसमें पूरा दलित समुदाय, पूरा लोकतांत्रिक समुदाय, जो पिछड़े हैं, पूरे जो न्यायप्रिय लोग हैं, तमाम जो लोग हैं, सभी लोकतंत्र पसंद लोग हैं जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस लड़ाई को कैसे कमज़ोर किया जाए। तो इसमें एक ये भी पहलू है कि संविधान को बचाने की जो लड़ाई है उसको कैसे कमज़ोर कर दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम समझते हैं कि ये लाया गया है और इस लिहाज से इस मामले में हमको भी चिंता है। जो भी समाज का कोई भी डेमोक्रेटिक आदमी होगा, संगठन होगा, उसको भी चिंता है कि समाज के जो दलितों के बहुत ही कमज़ोर हिस्से हैं वो आरक्षण का लाभ क्यों नहीं उठा पाए। तो ये जो है उसको तो विकास नीतियों में उस समस्या को खोजना होगा और उस तरह से वो कैसे ले पाएंगे, इस दिशा में बढ़ना होगा। कोटा में कोटा बात करके ये आरक्षण पर हमला, संविधान पर हमला, एकदम ये गैर संवैधानिक भी बात है। तो ये संविधान पर हमला ये सब नहीं किया जा सकता और फूट डालने की राजनीति जो साजिश है, इसका प्रबल विरोध हम लोग कर रहे हैं। सर, ये फैसला कोर्ट के साथ जजों का है, लेकिन निशाना आप सरकार पर साध रहे हैं, क्या वजह है? क्या आप अपनी भी राजनीति रोटी सेक रहे हैं इसी बेस पर जनता के बीच में? आपने देखा अभी बांग्लादेश में कि बांग्लादेश में वहाँ जनता ने जो है सबसे पहला विद्रोह जो किया वो मीडिया पर किया। वो जो भी मीडिया हाउस थे उस पर वो लोग चढ़ गए कि ये गलत प्रचार करता है। जैसे आज यहाँ पूरा इतनी गरीबी है कि एक आपके सामने उदाहरण आया ना कि 34% लोग बिहार के हैं जो 6000 से कम में जिंदा है। पूरे देश की स्थिति जो है कमोवेश इसी तरह से है। और ये कहा जा रहा है कि दुनिया के है ना शीर्ष पर भारत जा रहा है, तो कुछ लोगों के लिए जा रहा है, वो अडानी अंबानी के लिए जा रहा है। हिंदुस्तान के मजदूरों, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए तो कुछ नहीं है। यहाँ रसोईया को मजदूरी नहीं मिल रही है, आशा को नहीं मजदूरी मिल रही है, जो ब्लॉक में डाटा कर्मी हैं उनको मजदूरी ठीक से नहीं मिल रही है, जो खेत मजदूर हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, किसानों को उनको फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, बटाईदारों को उनका हक नहीं मिल रहा है। तो जो फैक्ट्री में मजदूर हैं, जो रेलवे में मजदूर हैं, उनको पूरा संविदा ठेका पर बहाल करके उनका पूरा शोषण किया जा रहा है। तो समाज का यहाँ तो सारा तबका जो है वो लूट खसोट से और तमाम तरह के शोषण से परेशान है। और आप कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो पूरा शीर्ष पर जा रहा है। तो जो बांग्लादेश में हुआ कि आपने देखा कि कैसे मीडिया जो है पर लोगों ने हमले किए और उसके बाद तब वो संसद की तरफ बढ़े और फिर आपने देखा कि वो पूरे तौर पे सुप्रीम कोर्ट पर पूरे जनता का आक्रोश व्यक्त हुआ और वहाँ के जजों को भी इस्तीफा देना पड़ा। तो यहाँ जो स्थिति बन रही है, बहुत सारे मामलों में जो फैसले आ रहे हैं वो बिल्कुल ही सरकार प्रेरित आ रहे हैं
और सरकार के है ना दिशा के आधार पर वो फैसले लिए जा रहे हैं, शासन प्रशासन के हिसाब से लिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है, तो इसको लोग ठीक नहीं मान रहे हैं। लेकिन सर सरकार तो कह रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कि हम गरीबों के हितैषी है। मोदी जी तो खुद कहते हैं कि मैं चाय बेचता था तो वो गरीब थे, और नीतीश कुमार जी की तो फिलहाल अब बात ही मत कीजिए, तो जंगल राज का नारा दिए और आज वो सत्ता में आकर स्वयं को विकास पुरुष कहलवा रहे हैं या लोग उनको कह रहे हैं। लेकिन सर आपने बिल्कुल इन लोगों को विपरीत बात कह दी और समस्याओं का आप अंबार लगा दिए। हकीकत जो है उसी का न बयां होगा। यहाँ जो भारत की तस्वीर है, भारत की तस्वीर यही है ना कि पूरे देश के किसान बदहाल हैं। और कंगना रनौत ने अभी किसानों के बारे में क्या बोला? कंगना रनौत ने तो बोला तो खालिस्तानी है, लोग तो कह देते हैं। ये जो उसने जो बात बोला कि ये किसानों का जो 3 काला किसानों का कानून किसानों के खिलाफ में था, उसको वापसी की जब बात आई तो कह रहे कि बांग्लादेश जैसे हालात थे। तो ये जो है कि रेप हो रहा था, ये सब जो है पूरे तौर पे उल्टा जो एक तरह से शासक वर्ग का एकदम जो अपना कंपनियों के पक्ष में जो नज़रिया है कि किसानों को कैसे चूस लिया जाए, किसानों का खून चूस करके उनको आत्महत्या के कगार पर पहुंचा दिया जाए, तो ये तमाम चीज़ें चल रही है। और जब किसान मांग कर रहे हैं कि उनके फसलों का दाम मिलना चाहिए, है ना, MSP मिलने चाहिए, तो अब उसके लिए जो है पूरे तौर पर उनको तरह तरह के ब्लेम लगाए जा रहे हैं। तो पूरे तस्वीर जो यही है कि मजदूर कहीं आंदोलन कर रहा है, कहीं पत्रकार लोग बोल रहे हैं, कहीं वकील बोल रहे हैं, कहीं मानवाधिकार कार्यकर्ता बोल रहे हैं, उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है, देशद्रोही कहा दिया जा रहा है। तो ये जो कंडीशन बना हुआ है पूरे तौर पे, गांव के गरीब खेत मजदूर तो बहुत नीचे कैटेगरी में है, इनको तो सीधे नक्सल घोषित कर देते हैं। बुद्धिजीवी बोल रहे हैं तो अर्बन नक्सल बोल दे रहे हैं। लेकिन तमाम व्यापक किसानों को किसी को खालिस्तानी कह देना, किसी को कुछ कह देना, ये तमाम चीज़ें उनकी चल रही है। तो देश की स्थिति तो बदतर है। विधानसभा का सर चुनाव आ रहा है और कहीं ना कहीं 12 से 13 आपके विधायक हैं बिहार में, 12 विधायक हैं। तो सर क्या लगता है कि संख्या लगभग बढ़ेगी या कुछ अलग सा आप लोगों की रणनीति है? क्योंकि सर जब तक आप का विपक्ष आप नहीं आते हैं संपूर्ण रूप से सर, तब तक सरकार आपकी बातों को नहीं मान पाएगी। क्योंकि 12 विधायक कोई ज़्यादा नहीं हुए, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप, जो जनता है जो देख रही है विधानसभा को लेकर? देखिए, एक जो सीधे तौर पे जनता सही विकल्प खोज रही है और भाजपा का नीतीश का जो शासन है बिहार में, भाजपा की नीतीश सरकार जो चल रही है, एक तरह से वो बुलडोजर की सरकार, लूट झूठ की सरकार, पूरा अपराधियों, वो माफियाओं और पूरे विभाग का जो नज़ारा है उसमें आप देखेंगे कि चौतरफा लूट मची हुई है। कहीं आंगनबाड़ी सेंटरों से 3,500 हज़ार रुपये वसूले जा रहे हैं, बच्चों का पोषाहार लूटा जा रहा है। कहीं शिक्षा व्यवस्था में आप देखेंगे कि बेस्ट डेस्क लगाने के नाम पर पूरे स्कूलों में वो शिक्षा विभाग का पूरा जनता का पैसा लूट लिया जा रहा है। कहीं हॉस्पिटल में आप देखेंगे कि पूरे तौर पे जो गरीबों की योजना है, आयुष्मान कार्ड से गरीबों का इलाज होना है, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे आयुष्मान कार्ड के पैसे जो है छोटी राशि छोड़ करके वो बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल को जा रहे हैं। बच्चों के लिए जो है कि 25% गरीब विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों में पढ़ने के लिए सरकार पैसे का भुगतान करेगी और इस आधार पर 25% गरीब विद्यार्थियों का एडमिशन होगा स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में। तो वो पैसा, सारा का सारा पैसा जो है बिना पढ़ाए, बिना बच्चों का एडमिशन लिए वो सब प्राइवेट स्कूल वाले उठा रहे हैं। तो ज़िंदगी का यहाँ आप देखेंगे कि अंचल के जो पदाधिकारी हैं वो जमाबंदी में तमाम तरह का जो दाखिल खारिज का मामला है उसमें कैसे लूटपाट कर रहे हैं। तो कहीं सड़कें बन रही है, कहीं पुल बन रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि वो ध्वस्त हो रहे हैं।
एक महीना में 34 पुल ध्वस्त हो गए, बिहार में ध्वस्त हो गए। तो चौतरफा लूटों से परेशान है, जनता समस्या का समाधान खोज रही है। तो भाकपा माले जैसी पार्टी जो है वो जनता के, किसान हो, मजदूर हो, कहीं कोई काम करने वाले, ठेका संविदा पर करने वाले कर्मचारी हों, तमाम लोगों के हितों के लिए, छात्र युवाओं के हितों के लिए वो लड़ रही है। तो स्वाभाविक तौर पे ये पार्टी जहाँ है उससे और आगे बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। तो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में भी इसकी एक बड़ी दावेदारी होगी बिहार में, ये तय बात। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भाकपा माले की सिकटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक महोदय श्री वीरेंद्र सर, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी है। खासकर ये बात जो है साहित्यिक रूप से नहीं कहते हैं, ऐसी बात कहते हैं सीधे आम जनता को भी बात समझ में आ जाए। तो देखते हैं कि इस विधानसभा के चुनाव में इस बिहार में इनकी पार्टी कि जो अंक है 12 इनकी विधायक है, इस अंक में तब्दीलियाँ होती ही कि नहीं, क्या सकारात्मक रूप से तब्दीलियाँ होगी या नकारात्मक, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन हाँ, ये तो 100% बिहार की जनता एक ऑप्शन की प्रतीक्षा कर रही है, एक लंबे समय से इंतज़ार कर रही है। क्या हम लोग कुछ देर के लिए क्या सोचें, क्या 1947 से पहले जो हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी थी या जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, क्या कैसे भारत की सोच वे सोचे थे, क्या ऐसे ही भारत वे लोग सोचे थे कि हमारा भारत आज़ाद होने के बाद एक वास्तव में जो सोने की चिड़िया कहते हैं वैसा बन पाएगा कि नहीं, ये तो यहाँ की सरकार पर तय करती है। हाँ, लेकिन तमाम से तमाम सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कत है, जो मूल्यभूत समस्याएं से भी कम है, अभी उसको पूरा नहीं किया गया और खुद को हम लोग आत्मनिर्भर भारत मानते हैं। देखते हैं इस विधानसभा के चुनाव के बाद क्या जनता तय करती है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में रईसुल आजम के साथ वेब इंडिया न्यूज, पश्चिमी चंपारण, सिकटा। कुमार पाठक, मैं प्रखंड कार्यालय रामनगर में कार्यरत हूँ। मैंने अपने घर का कार्य होम केयर के द्वारा कराया है, जो रामनगर के ही नारायणपुर में स्थित है। इनके द्वारा मेरे घर निर्माण में पूर्ण सहयोग किया गया है और साथ ही साथ जो भी मटेरियल या अन्य जो चीज़ों में जो आवश्यकता होती थी उसमें भी सहायता करते थे। और मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना घर बनाइए। इनके सहयोग से इनका कार्य कराने का तरीका बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ ये आप लोगों को हर जगह आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणपुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।